अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 12 का टॉपिक 12.1 को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी किया था। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पे बात की थी। आज हम कूलम्स लॉ पे देखते हैं। कूलम्स लॉ ने दो चार्ज के दरमियान दो चार्ज है उनके दरमियान कितनी फोर्स है उसके लिए उसने रिलेशन ड्राइव किया है। कूलम्स लॉ कूलम ने, जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, 1784 में हमें दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स है उसकी इक्वेशन ड्राइव करके दी है। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो चार्ज हैं, Q1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान में अगर जो डिस्टेंस है R, तो कूलम फोर्स जो है वो इन दोनों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 है। ये Q1 Q2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, Q1 Q2 ये चार्ज ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये अपोजिट भी हो सकते हैं। मसलन इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर Q1, अगर ये आपके पास कोई भी कॉलम चार्ज है, कोई भी चार्ज है जिसकी वैल्यू, जिसकी मैग्नीट्यूड 5 कूलम है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 कूलम है, तो इसकी जो दरमियान में फ़ोर्स होगी वो फ़ोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इन दोनों का मल्टीपल होगी। अगर ये आप 10-10 कर देते हैं तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन या कूलम फोर्स वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद कहता है कि अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर ये दो चार्ज करीब करीब है तो इनके दरमियान डिस्टेंस वेरी स्मॉल है। अगर ये दो चार्ज में डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो कूलम फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो इनका इन्वर्स रिलेशन है। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू R स्क्वायर के। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसमें हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, ये तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन थी कूलम लॉ की। आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स, अगर आपने डिफ़ाइन करना है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वल और किसी कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास Q1 Q2 का एक नया रिलेशन बनेगा। कांस्टेंट आपके पास क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कांस्टेंट यूज़ किया गया है वो K यूज़ किया है। K इज़ अ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट होता है कि अगर आप कोई भी मीडियम ले रहे हैं, दो चार्ज है, अगर इनके दरमियान में बिल्कुल फ्री स्पेस है तो K की वैल्यू उसके लिए डिफरेंट होगी। अगर यहाँ पे आप कोई लकड़ी ले रहे हैं या कोई आप प्लास्टिक ले रहे हैं, इन दो चार्ज के दरमियान में अगर वाटर ले रहे हैं, कोई एसिड ले रहे हैं, तो इनके दरमियान में जो है ना वैल्यू चेंज हो जाएगी K की, कांस्टेंट की। तो अब हम पहले देखते हैं कि K क्या है हमारे पास और K की डिपेंडेंस क्या है। चलें, अगर आप K की वैल्यू एक और देख लें कि K आपके पास क्या है। K एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं पहले इसकी वैल्यू कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बाद में K की वैल्यू पर डिस्कस करेंगे। अब ज़रा इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो कूलम लॉ वो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K की वैल्यू पुट की आपने, आगे बिल्कुल वही रिलेशन लिख दें Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट, ये हमारे पास कूलम फोर्स जो कूलम्स लॉ ने ड्राइव की थी वो है। इसमें ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। वो कैसे आती है वो भी हम देखते हैं आगे। तो आगे Q1 और Q2 ये दो चार्ज होंगे जो आपको गिवन होंगे। Q1 की वैल्यू अगर 5 कूलम है, Q2 की वैल्यू अगर 5 कूलम है, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है या 1 सेंटीमीटर का है। जितना भी डिस्टेंस है वो इसमें पुट करेंगे और हम कूलम फोर्स की वैल्यू निकाल देंगे।
ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास के की वैल्यू है उसके डिपेंडेंस क्या है। जी स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो हमारे पास के है उसकी डिपेंडेंस क्या है, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। पहले आपने ये डिस्कस किया था कि के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है कि इलेक्ट्रिकली कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है। डिपेंडेंस देखते हैं इसके, डिपेंडेंस ऑफ के दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली तो बात है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि आप जो को चार्ज ले रहे हैं वो उनका यूनिट्स क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है या कोई स्मॉल यूनिट है। दूसरी बात है नेचर ऑफ मीडियम पे बात करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे कि जो आपने दो चार्ज लिए हैं उनके दरमियान में मीडियम कौन सा लिया हुआ है, कोई डाई इलेक्ट्रिक लिया हुआ है या फ्री स्पेस है, कोई भी मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। के की वैल्यू उस पर चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कूलम फोर्स। कूलम्स फोर्स फॉर फ्री स्पेस। अगर हम ये दो चार्ज के दरमियान में बिल्कुल फ्री स्पेस ले रहे हैं तो उसके लिए आप के की वैल्यू क्या निकाल सकते हो। पहले तो आपने के की वैल्यू देखी थी कि के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बिल्कुल फ्री स्पेस ले रहे हो, एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज़ फ्री स्पेस परमिटिविटी जिसकी वैल्यू आपके पास फ्री स्पेस में इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। अब ज़रा के की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 आपके पास 4 ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 मल्टीपल होगी और मल्टीपल हाँ एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो करेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। तो हमारे पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी के की, वो आएगी के इज़ इक्वल टू 9 क्रॉस, इसको अगर आप मल्टीपल सॉल्व करते हैं इसको तो 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम, ये इसका यूनिट है। ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रा इसका यूनिट भी ड्राइव कर लेते हैं हम। पहले तो आपने ये देखा था कि कूलम फोर्स में फोर्स डायरेक्टली फोर्स इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। पहले तो फोर्स का यूनिट बनाते हैं, फोर्स का यूनिट क्या आता है कूलम फोर्स का, तो वो आपके पास के कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। Q1 Q2 ये दो हैं तो C × C। चार्ज का यूनिट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि कूलम होता है। R स्क्वायर का यूनिट आपने देखा है कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो आपके पास फोर्स का जो यूनिट आता है कॉलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन आता होता है हमेशा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन क्या है, ये MCQ में भी आ जाता है। तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हो के की वैल्यू, के का यूनिट निकाल सकते हो कि के आपके पास के इज़ इक्वल टू, अब ज़रा ये देखें Q1 Q2 का जो आपने यूनिट निकाला था वो कूलम स्क्वायर निकाला था। R स्क्वायर का जो यूनिट आपने निकाला है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इधर आपके पास फोर्स मौजूद है, ये उधर जाके फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन आता है। मीटर उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, कूलम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास के का ये यूनिट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमने वैल्यू तो निकाल ली के कांस्टेंट की। अब हम देखते हैं कि कूलम इज़ द म्यूचुअल फोर्स। कूलम एक म्यूचुअल फोर्स है जिसका हम रिलेशन लिख सकते हैं कि F12 इज़ इक्वल टू -F21। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्स F12 है, F12 क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, -F21 है कि फ़ोर्स तो इनकी सेम हो सकती है लेकिन नेगेटिव साइन शो करता है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है।
पहले हम बात करते हैं F21 क्या है। यहाँ हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म है। कूलम इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, इसकी अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका रिज़ल्ट यही लिख सकते हैं कि कूलम इज़ अ म्यूचुअल फोर्स कि Q1 10 चार्जेस Q1 एंड Q2 exert इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। अब हम देखते हैं ज़रा इनकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है कि अगर आपके पास F21 की मैं बात कर रहा हूँ, F21 क्या है कि अगर आपके पास एक चार्ज है Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो इसकी डायरेक्शन होगी Q2 की तरफ F21। When Q1 exert a force on Q2, then force will be F21। अगर हम इनको यूनिट फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट वेक्टर में लिखते हैं, तो इसकी डायरेक्शन आपके पास R जो है एक यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर कैप है, तो R21 होगी। ये एक इक्वेशन आप बना सकते हो, ये एक फिगर है कि व्हेन Q1 exert a force Q2 on in the direction of Q2, तो आपके पास इसका रिलेशन, इसकी कूलम फोर्स क्या बनेगी वो आप बना सकते हो। F इज़ इक्वल टू F21, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप कैप लगाना होगा ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर लिखना होगा 21। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 21 बन गई। अब अगर हम बात कर रहे हैं F12 की, F12 क्या है, वो इसका अपोजिट रिलेशन होगा कि आपके पास जो F12 है, अब क्या पहले तो फोर्स Q1 Q2 पे फोर्स लगा रही थी, अब Q2 Q1 पे फोर्स जो लगा रही होगी, तो हम इसकी इक्वेशन, इसकी फिगर कैसे बनाएंगे, इसको फिगर A का नाम दे दो, ये फिगर B है आपके पास कि व्हेन Q2 exert a force on Q1, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 होगा, तो फोर्स जो आपके पास F12 होगी। तो अब तक ज़रा देखें कि इसमें Q1 F21 में Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है राइट साइड पे, यहाँ पे Q2 उतनी ही फोर्स, सेम फोर्स Q1 पे लगा रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इनकी वेक्टर फॉर्म में इनकी वैल्यू लिख सकते हैं कि आपके पास इसकी जो वेक्टर फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, R12, या आप लिख दें R21 इज़ इक्वल टू माइनस R12। अब ज़रा इसी इक्वेशन को देखें, F21 को, आपके पास है ये F21 इज़ इक्वल टू, जी स्टूडेंट, हमने देखा कि यहाँ पे आपके पास R21 इज़ इक्वल टू R12 के है, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, हम दूसरी साइड पे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके पास इनकी जो वैल्यू निकाली हुई है Q1 की, Q2 F21 ये वाली F21 की, और Q12 की वैल्यू हमें रह गई है, वो भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे वो भी निकाल सकते हैं। ये देखें ज़रा, F21 की इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई, और F12 के लिए इक्वेशन क्या होगी, वो आपके पास बिल्कुल सेम ही होगी, जस्ट यूनिट का फ़र्क होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21, ये इसके ऊपर कैप है, ये यूनिट वेक्टर है, R12 के लिए, F12 के लिए R12, और यहाँ पे आपने F21 के लिए R21, ये डायरेक्शन दोनों फिगर से आपने ड्राइव कर ली। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, या और एक इक्वेशन नंबर 1 है, इनको हम रिलेट करते हैं इस तरह, जिस तरह R21 है, इसको मैं F21 कहता हूँ, और R12 की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो फिर मैं इक्वेशन निकालता हूँ कि मेरे पास ये रिलेशन आना चाहिए, F12 इज़ इक्वल टू माइनस F21, या फिर चेंज भी हो सकता है इस तरह,
F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12। ये हम ज़रा देखते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे हमारे पास स्पेस बहुत कम है जी। देखें जो इक्वेशन नंबर आपने निकाली, मैं यहाँ से दोबारा लिख लेता हूँ। 21 माइनस R12 ये यूनिट वेक्टर हैं आपके पास। जो आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाली है, F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी R माइनस R12, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ये इक्वल है, सॉरी, कि R21 की जगह पे आप R12 पुट कर सकते हो, माइनस R12 पुट कर सकते हो। तो आपने ये जो इक्वेशन नंबर F21 की जो निकाली थी आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली F21/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे R21 है, R21 की जगह पे आपने देखा था माइनस R12 पुट कर दिया, तो आपके पास ये रिलेशन बन गया। आगे ये इक्वल हो सकता है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो F21 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर माइनस R12 है। माइनस को आप शुरू में भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा R12, जो कि इक्वल बनता है किसके, F, आप उधर भी देख सकते हो ये वाली वैल्यू, ये आपके पास आ रही है F12 के इक्वल आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R12 के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि अगर F21 इक्वल है माइनस F12 के, तो दिस इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मीन्स कि ये इनकी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों पे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कूलम्स लॉ इज़ इन अकॉर्डिंग ऑफ थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर आप एक बॉल को दीवार पे हिट करवाते हो, दीवार पे कोलाइड करवाते हो, तो जो आपने हाथ से उस दीवार के ऊपर जो बॉल टकराएगी वो एक्शन, और वही बॉल जब दोबारा वापस आएगी तो रिएक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम यही कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जी। स्टूडेंट, अब हम ज़रा ये देखते हैं कि कूलम्स फोर्स इफेक्टेड बाय मीडियम, कि अगर हमने जो चार्ज लिया था Q1 और Q2 और जिनका डिस्टेंस था R, अगर इनके R स्क्वायर R है डिस्टेंस, सॉरी, अगर इनके दरमियान में हम कोई मीडियम ले लेते हैं तो फिर कूलम फोर्स क्या होगी। ये मीडियम एयर भी हो सकती है, ये मीडियम अमोनिया भी हो सकता है, ये मीडियम बेंजीन भी हो सकती है, जर्मेनियम भी हो सकती है, ग्लास, मीका या रबड़। ये आपकी बुक में एक टेबल सा बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो इनकी वैल्यू गिवन है। तो इनके लिए इक्वेशन क्या होगी। पहली तो बात ये है कि हम देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। ये भी एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में आता है क्वेश्चन कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। डाई इलेक्ट्रिक वही एक मीडियम है, Q1 और Q2 दो चार्ज के दरमियान में जो मीडियम रखते हैं, जिनकी वजह से इनके दरमियान की जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी, एक और डेफिनेशन हम कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम एप्सिलॉन नॉट R से एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी कोई भी मीडियम हो सकता है जो चार्ज को, जो कूलम फोर्स को रिड्यूस करता है, कम करता है। इसकी डेफिनेशन आप बुक में मौजूद भी है। द फैक्टर बाय विच द फोर्स इज़ रिड्यूस इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी।
तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या करती है, रिड्यूस द कूलम फोर्स, कूलम फोर्स को रिड्यूस करती है। अब ज़रा इसकी वैल्यू क्या हो सकती होगी, उसको हम देखते हैं कि अगर हम मीडियम के लिए, यहाँ पे अब हम मीडियम लिखेंगे, कूलम फोर्स में अगर कोई मीडियम यूज़ कर लिया आपने तो एफ मीडियम लिखेंगे, वो आपके पास क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर r²। ये आपके पास इसका रिज़ल्ट होगा। ये तो आपने देखा था, चलो ये वाली इक्वेशन लिख लें जी, ये वाली फाइनल इक्वेशन है। इसको कैसे प्रूव करते हैं वो भी हम देखते हैं कि कूलम फोर्स फॉर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर r² है। अगर हम स्टूडेंट देखें कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन आपने देखी थी एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई और Q1 Q2 ओवर r²। ई आर क्या है, ई आर आपके पास 1/ER, ये हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये कूलम फोर्स को डिक्रीज़ करती है। जब कूलम फोर्स को ये डिक्रीज़ करती है तो हाँ, इसका मतलब ये इन्वर्स रिलेशन में आएगा। तो बाकी आप वही वैल्यू इसकी पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। ये रिलेटिव परमिटिविटी है जो कूलम फोर्स को इफ़ेक्ट करती है, डिक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब ये इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो हमने ये लिख दिया, ये हमारे पास कूलम फोर्स है फॉर फ्री स्पेस के लिए, जो एफ एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए ले लें, और ये आपके पास एफ मीडियम है। तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन भी बन सकती है, या मीडियम के लिए आप शॉर्ट रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि आपके पास फोर्स ये है कूलम फोर्स फॉर एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपने रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन निकाली थी। यहाँ से आप मज़ीद भी निकाल सकते हो इसकी डेफिनेशन कि रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ द रेशो, या हम इसके डिफाइन एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, इट इज़ द रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगी, ई। अगर मैं मीडियम की बात करूं, ये आपने जो शुरू में लिखा था पहली इक्वेशन में दूसरी साइड पे मौजूद है हमारे पास, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने पहले डिस्कस किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अकेला ये आपके पास परमिटिविटी फॉर मीडियम है Q1 Q2 ओवर r²। ये जो आपने पीछे पहले लास्ट वाला टॉपिक में निकाला। अब ज़रा ये देखें रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट इज़ द रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये E इज़ द मीडियम, ये है आपके पास फ्री स्पेस, तो ER की वैल्यू आपने इस तरह भी निकाल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ द रेशो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से अगर आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द परमिटिविटी ऑफ व्हाट इज़ द मीडियम परमिटिविटी, तो ये आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये आप निकाल सकते हो E इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन नॉट ER, द प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द मीडियम परमिटिविटी। ओके स्टूडेंट, ये था आपके पास टॉपिक। उसके बाद हम सिर्फ दो शॉर्ट सी डेफिनेशन देखते हैं। एक तो ये है कि पॉइंट चार्ज क्या है, जो आपने जो कूलम चार्ज में शुरू में बात की आपने, जो पॉइंट चार्ज है वो आपके पास क्या है। पॉइंट चार्ज, अगर ये दो चार्ज है Q1 और Q2, अगर ये दोनों चार्ज का, इस चार्ज का साइज़, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनसे कम होगा तो उसको यूनिट चार्ज करते हैं। इसका मतलब ये यूनिट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है। अ चार्ज इज सेड टू बी अ पॉइंट चार्ज इफ़ इट्स साइज़
is very small as compared to distance from any other charge. ओके स्टूडेंट, अब जो एक लास्ट वाली जो बात इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके पास टेबल है आपकी बुक में। सबसे पहले ऊपर ज़रा देखें, वैक्यूम लिखा होगा। वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 1। एयर ले रहे हैं तो उसमें 1.006 है। उसके बाद अमोनिया ले रहे हैं तो उसकी 22 से 25 की रेंज में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है। तो ये थी स्टूडेंट वैल्यू। अगर एक और बात ले लें, अगर आप चार्ज ले रहे हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये Q1 और Q2 दो चार्ज ले लिया, इनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक रखना है। डाई इलेक्ट्रिक से मुराद कि आपने इनके दरमियान में कोई इंसुलेटर लेना है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। अगर इनके दरमियान कोई मेटल ले लेते हैं तो फिर कूलम फोर्स कितनी होगी? अगर कोई मेटल लेंगे तो फिर कूलम फोर्स आपके पास इन्फिनाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कूलम फोर्स हो जाएगी, तो हम इनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा देखें, E एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी E नॉट, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करें इनके यूनिट्स को, तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये था आपके पास टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फील्ड्स ऑफ फोर्स पे बात करेंगे।